नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि कोरोना से महाराष्ट्र बेहाल, टूटे सभी पुराने रिकॉर्ड। 24 घंटे में सामने आए 40,000 से ज्यादा नए केस। जी हां दोस्तों, बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से महाराष्ट्र बेहाल है। होली से एक दिन पहले यानी होलिका दहन पर प्रदेश में कोविड-19 के नए मामलों ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रविवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 40,000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 26,73,461 से अधिक हो गई है। मुंबई में भी अब तक के सबसे अधिक केस सामने आए हैं। उधर महामारी के प्रसार पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। गौरतलब है कि देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर दस्तक दे चुकी है। रविवार के लगातार दूसरे दिन 62,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र का रहा। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली में एलजी को पावर देने वाले बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। दोस्तों, बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून के तौर पर अमल में आ जाएगा। यह विधेयक 24 मार्च को राज्यसभा में, उससे पहले 22 मार्च को लोकसभा में पारित हो गया था। इसके मुताबिक दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा और शहर की सरकार को किसी भी कार्यकारी कदम से पहले उपराज्यपाल की सलाह लेनी होगी। इस विधेयक के पारित होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन बताया था और उन्होंने कहा कि वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे और जनता के लिए काम करते रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था कि इस संशोधन का मकसद मूल विधेयक में जो अस्पष्टता है उसे दूर करना है, ताकि इसे लेकर विभिन्न अदालतों में कानून को चुनौती नहीं दी जा सके। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के 2018 के एक आदेश का हवाला भी दिया था, जिसमें कहा गया कि उपराज्यपाल को सभी निर्णयों, प्रस्तावों और एजेंडा की जानकारी देनी होगी। यदि उपराज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच किसी मामले पर विचारों में भिन्नता है तो उपराज्यपाल उस मामलों को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। रेड्डी ने कहा था कि इस विधेयक को किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं लाया गया है और इसे पूरी तरह से तकनीकी आधार पर लाया गया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर फिल्म फेयर अवार्ड को लेकर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि आखिरी फिल्म के लिए इरफान खान ने जीता बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तापसी पन्नू जीती बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। दोस्तों, बता दें कि फिल्म फेयर अवार्ड्स का 66वां सीजन शनिवार शाम मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें दिवंगत एक्टर इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। पिछले साल 29 अप्रैल को इरफान का निधन हो गया था। वो सिर्फ 52 साल के थे और काफी दिनों से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। फिल्म फेयर के दौरान जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो बहुत सारे लोगों की आंखें भर आई। वहीं उनके बेटे बाबिल ने अपने पिता की ओर से ट्रॉफी ली। दोस्तों, बता दें कि तापसी पन्नू ने अपनी फिल्म थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। साथ ही इस फिल्म को बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट एडिटिंग की भी ट्रॉफी मिली। इसके अलावा सीनियर बच्चन ने फिल्म गुलाबो सिताबो के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। वहीं सैफ अली खान ने तानाजी के लिए बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल की ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि काजोल की देवी ने बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में बता दें कि संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, सचिन वाजे वसूली कर रहा था लेकिन देशमुख को जानकारी नहीं, ऐसा कैसे संभव। बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए वसूली के आरोपों पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अनिल देशमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया। मुंबई पुलिस आयुक्त के दफ्तर में बैठकर सचिन वाजे वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इसकी जानकारी तक नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि एक एपीआई स्तर के अधिकारी सचिन वाजे को इतने अधिकार किसने दे दिए, यही जांच का असली विषय है। संजय राउत ने शिवसेना के साप्ताहिक कॉलम के हवाले से यह बात कही है। मालूम हो कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है और एनसीपी नेता अनिल देशमुख शिवसेना की सरकार में गृह मंत्री हैं।
यानी संजय राउत ने अपनी ही सरकार के मंत्री पर निशाना साधा है। संजय राउत का अपने ही सहयोगियों पर निशाना साधना कहीं न कहीं यह साबित करता है कि अब वो इस मामले पर सरकार की हो रही छीछालेदर से सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत ने शिवसेना के साप्ताहिक कॉलम के हवाले से कहा कि जयंत पाटिल और दिलीप पाटिल गृह मंत्री का पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अनिल देशमुख को यह पद दे दिया गया। राउत के इतने बड़े आरोप लगाने के बाद निश्चित तौर पर अनिल देशमुख पर सवाल उठेंगे और उन्हें इनका जवाब भी देना होगा। इसको लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी सवाल दागे जा सकते हैं। संजय राउत के इस बयान के बाद अब महाविकास आघाड़ी के नेता क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अनिल देशमुख को एक्सीडेंटल गृह मंत्री बता घिरे संजय राउत, अजित पवार ने दी सख्त नसीहत। दोस्तों, बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस संपादकीय को शिवसेना सांसद संजय राउत ने लिखा है। इस पर उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर निशाना साधा है और उन्हें एक्सीडेंटल गृह मंत्री करार दिया है। संजय राउत ने लिखा कि मुंबई पुलिस आयुक्तालय में बैठकर सचिन वाजे वसूली करता रहा और गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। संजय राउत के इस बयान को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के कोटे से किसे कौन सा पद मिलेगा ये शरद पवार तय करते हैं, किसी भी दूसरे को लेकर इस पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। अजित पवार ने कहा कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए क्योंकि इससे गठबंधन में समस्या पैदा करेंगे। आपको बता दें कि सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि अनिल देशमुख ने वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह पंगा लिया। सामना में लिखा गया कि एक राज्य के गृह मंत्री को आवश्यकता पड़ने पर ही बोलना चाहिए, अनावश्यक रूप से कैमरे के सामने जाना उचित नहीं है। संजय राउत ने अनिल देशमुख को एक्सीडेंटल गृह मंत्री बताते हुए लिखा कि जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार करने से मना कर दिया था, तब ये शरद पवार ने अनिल देशमुख को सौंपा था। इस पद की एक गरिमा और रुतबा है। राज्य के गृह मंत्री का पद संभालने वाला कोई भी व्यक्ति संदेह के घेरे में रहकर काम जारी नहीं रख सकता। संजय राउत के इस संपादकीय पर कांग्रेस का भी बयान आ गया है। संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के चाल चलन पर शक जाहिर किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया कह चुके गृह मंत्री के भविष्य का फैसला मुख्यमंत्री करें। मुख्यमंत्री शिवसेना के हैं और मौन साधें, फिर एक्शन लेने से मुख्यमंत्री को किसने रोक रखा है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि गुजरात राज्य की राजधानी कहां है। सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं शानदार उपहार। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि सीएम ठाकरे ने दिए लॉकडाउन जैसी योजना बनाने के निर्देश। वर्क फ्रॉम होम समेत इन बातों पर फोकस। बता दें कि महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वो लॉकडाउन जैसी स्थिति की योजना बनाए, क्योंकि लोग कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कि कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। मुंबई में ही रविवार को पिछले साल मार्च में शुरू हुई इस महामारी के बाद से पहली बार सबसे अधिक 6123 मामले दर्ज किए गए। बता दें कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि स्लम की तुलना में रिहायशी इमारतों में कोविड-19 संक्रमण के ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। संक्रमण को रोकने के लिए सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। पेडनेकर ने आगे कहा कि होटल, पब्स और शॉपिंग मॉल्स में नाइट कर्फ्यू के नियम लागू होंगे। इस संबंध में सीएम ठाकरे ने भी बैठक की। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, न्यूनतम आय वाले परिवारों की बढ़ेगी आमदनी। दोस्तों, बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के 1 लाख अति गरीब परिवार की पहचान करने के कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम मनोहर लाल ने इस संबंध में अपने ऑफिस में एक समीक्षा बैठक कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अंत्योदय योजना के तहत अधिकारियों को पहचान के लिए कहा है। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार को प्रदेश के सर्वे के बाद अति गरीब 1 लाख परिवारों की आय सालाना 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंचानी है। ऐसे में न्यूनतम आय वाले प्रदेश के 3,52,000 परिवारों की पहचान पूरी हो गई है। अब इनमें से 1 लाख परिवार को चुना जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस काम के लिए लोकल कमेटियां गठित की गई हैं, जो इन परिवारों की आय आंकने का काम करेंगी। ये कमेटियां अतिरिक्त उपायुक्तों की देखरेख में काम कर रही है। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारियों को समाज के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। लोगों के उत्थान के लिए काम करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के कल्याण का उपलब्ध हुए डेटा के आधार पर ही किया जाएगा। अब अतिरिक्त उपायुक्तों के जरिए सामाजिक आर्थिक उत्थान व्यवस्था को लागू करना है। इस दौरान सीएम ने जिलों के अनुसार सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को जानकारी ली और समस्या को हल करने का निर्देश दिया। तो अगली बड़ी खबर बंगाल इलेक्शन के हवाले से आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि बंगाल में पहली बार शांतिपूर्वक हुआ चुनाव, 200 सीटों के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। दोस्तों बता दें कि तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया जारी है। शनिवार को बंगाल और असम में पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। इसके बाद रविवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मीडिया को संबोधित किया। शाह के मुताबिक 2 राज्यों में पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जहां किसी भी शख्स की मौत चुनावी हिंसा के दौरान नहीं हुई। अमित शाह ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में बंगाल और असम की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनमें काफी उत्साह था। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। वोटिंग के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात की थी, जिससे पता चला कि पहले चरण की 30 में से 26 सीटों पर बीजेपी जीत रही। वहीं असम में पहले चरण में 47 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 37 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। उन्होंने आगे कहा कि शनिवार को कई वर्षों के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटना के बिना मतदान प्रक्रिया आयोजित की गई। मैं पश्चिम बंगाल की महिलाओं को बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएगी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि शाह ने एनसीपी चीफ शरद पवार से अहमदाबाद में मुलाकात की है, जिस पर उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। तो अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन के हवाले से आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि राकेश टिकैत की धमकी, सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो काट देंगे 16 राज्यों की बिजली। दोस्तों बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धमकी देते हुए कहा कि अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो 16 राज्यों को की बिजली काट देंगे। राकेश टिकैत ने यह बयान शनिवार को राजस्थान के दौसा में एक महापंचायत के लिए जाते समय भरतपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र में कोई सरकार नहीं है, व्यापारी देश पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने सभी सरकारी संस्थानों को बेच दिया है और देश के लोगों को उन्हें सत्ता से बाहर निकालने की जरूरत है। राकेश टिकैत ने कहा कि संसद या विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिलने पर कोई भी दल तानाशाह बन जाता है। केंद्र सरकार किसानों की जमीन बेचने की योजना बना रही है, जबकि जनता बेरोजगारी और भुखमरी का सामना कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि मुझे लगता है कि किसान आंदोलन 5 या 6 महीने तक जारी रहेगा। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई विरोध नहीं है। अगर विपक्ष जिंदा होता तो सड़क पर किसानों की हलचल आदर्श रूप से संसद में लड़ी जाती। किसान नेता ने कहा कि हालांकि हम किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार का विरोध करते रहेंगे। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बता दें कि अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात से अटकलें हुई तेज। महाराष्ट्र सरकार को लेकर एनसीपी ने कही ये बात। बता दें कि वसूली मामले में घिरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र सरकार को लेकर तेज जांच और राजनीति के बीच गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की मुलाकात से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। वैसे अमित शाह और शरद पवार कोई भी इस मुलाकात को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शाह ने ऐसी मुलाकात का खंडन भी नहीं किया। बता दें कि इसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। बताया जाता है कि दोनों नेताओं के बीच शनिवार को अहमदाबाद में मुलाकात हुई थी और उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी उपस्थित थे। सचिन वाजे की गिरफ्तारी और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ हर महीने उगाही के लगाए गए आरोपों के बाद पवार और शाह की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल इस भेंट के बाद मुंबई में भी दलों के रुख बदलने लगे हैं। शरद पवार की सुर में सुर मिला रहे शिवसेना की ओर से पहली बार प्रदेश के गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अनिल देशमुख पर परोक्ष हमला हुआ। राजनीतिक गलियारे में चर्चा तो यह भी है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार मिलने और सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद बुरी तरह फंसी शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए परमवीर सिंह के मार्फत अनिल देशमुख पर उगाही के आरोप लगवा दिए हैं। जाहिर है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में चौतरफा घिरी महाविकास आघाड़ी सरकार के घटक दलों के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इस बीच शाह और पवार की मुलाकात ने महाराष्ट्र में नए गठबंधन की संभावनाओं को हवा दे दी है।
दोस्तों अगली बड़ी खबर केरल इलेक्शन को लेकर आ रही है, जिसमें बता दें कि शशि थरूर ने कहा कि केरल में नहीं चलेगा भाजपा का लव जिहाद का शिगुफा। केरल में यूडीएफ के पक्ष में हवा। बता दें कि भाजपा केवल सांप्रदायिकता फैला सकती है, इसलिए वो केरल में लव जिहाद का शिगुफा छोड़ रही है, लेकिन बहुलतावादी केरल में इसकी झांसेबाजी नहीं चलेगी। ये बात वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भाजपा में शामिल 88 वर्षीय ई श्रीधरन ने केरल के राजनीतिक भविष्य नहीं बन सकते। बता दें कि शशि थरूर ने इस संभावना से इनकार किया है कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के जीतने पर वो राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस के पास कई प्रभावशाली और समर्थ नेता हैं, उन्हीं में से कोई केरल का मुख्यमंत्री बनेगा। शशि थरूर ने दावा किया कि केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के पक्ष में हवा बह रही है। पार्टी और उसके सहयोगी दल अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। 2 मई को घोषित होने वाला चुनाव परिणाम ये साबित कर देगा। केरल में भाजपा के असर पर पूछे गए सवाल के जवाब में थरूर ने कहा कि भाजपा राज्य में सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है। वो लव जिहाद के नाम पर घृणा की राजनीति कर रही है। ऐसा कर वो समाज को बांटना चाहती है और चुनाव में उसका फायदा उठाना चाहती है, लेकिन केरल जैसे बहुलतावादी राज्य में यह संभव नहीं होगा। केरल के लोग हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं और आगे भी वो वहां सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहेगा। तो अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के सोना और चांदी के ताजा भाव। बता दें कि गिर गए सोने के भाव, चांदी में भी आई अच्छी खासी गिरावट। जानिए कीमत। बता दें कि बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 5 अप्रैल 2021 वायदा के सोने की कीमत एमसीएक्स एक्सचेंज पर 53 रुपए की गिरावट के साथ 44,642 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। बीते हफ्ते के दौरान सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है कीमत। बीते हफ्ते सोने के भाव में गिरावट दर्ज हुई। बीते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार 22 मार्च को एमसीएक्स पर 5 अप्रैल 2021 वायदा के सोने का भाव 44,974 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला था। वहीं से पिछले सत्र में इस सोने की कीमत 45,021 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। इस तरह इस सोने के भाव में बीते हफ्ते 379 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज हुई है। बीते हफ्ते चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। बीते हफ्ते की आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 5 मई 2021 वायदा की चांदी की कीमत एमसीएक्स पर 64 रुपए की गिरावट के साथ 64,805 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इससे इस चांदी की कीमत सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार 22 मार्च को एमसीएक्स पर 67,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली थी। इससे पिछले सत्र में 67,527 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस तरह इस चांदी के भाव में बीते सप्ताह 2,722 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई। तो अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश का अनुमान। जाने क्या है मौसम विभाग का ताजा अपडेट। बता दें कि पूरा देश होली के रंग में डूबा हुआ है। 29 मार्च को देश भर में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में इस बार होली का दिन पिछले 10 सालों में सबसे गर्म रहा। राजधानी दिल्ली में होली के दिन यानी 29 मार्च को पारा 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। वहीं देश के कई हिस्सों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी बारिश होने का आसार बने हुए हैं। गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 28 और 29 मार्च को कुछ जगहों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात करें तो स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार सोमवार का दिन सबसे गर्म दिन रहेगा। 2011 के बाद से होली के त्यौहार के दिन सबसे उच्चतम तापमान देखा जाएगा। 29 मार्च 2011 को होली के दिन दिल्ली का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं इस बार यह तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसके साथ ही दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड हो सकता है। इस दौरान मौसम साफ और शुष्क रहेगा। तेज धूप के बीच हवाएं भी चलेंगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।